मौजूद ऊर्जा का एक एक कतरा पूरी तरह से खत्म न हो जाए। बिल्कुल। मतलब उसकी मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन जल चुका हो और शरीर सचमुच हार मानने की कगार पर हो। जीव विज्ञान और गणित के अनुसार इंसानी सहन शक्ति का वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, वो ठीक 42.195 किलोमीटर पर आता है। हाँ, जिसे पूरी दुनिया मैराथन के नाम से जानती है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन अध्ययन में या कहें डीप डाइव में हमारा विषय केवल हार जीत की कहानियां नहीं है। आज अध्ययन के लिए हमारे पास कुछ ऐसे विस्तृत दस्तावेज हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के स्पोर्ट्स जर्नल नॉलेज के नोट्स, जो पहली नजर में केवल तारीखों और मापदंडों का पुलिंदा लगते हैं। सही कहा। पर इन पन्नों के भीतर खेलों की एक पूरी एक अदृश्य वास्तुकला छिपी है। हाँ, तो हमारा मिशन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस ज्यामिति, भौतिकी और इतिहास को डिकोड करना है, जो एक सामान्य सी शारीरिक गतिविधि को एक वैश्विक महाकुंभ में बदल देती है। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। देखिए, अक्सर मैदान पर खींची गई सफेद लाइनों या गेंद के वजन को लोग महत्वहीन मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में वही रेखाएं और सटीक मापदंड तय करते हैं कि कौन इतिहास रचेगा और कौन गुमनाम रह जाएगा। इन स्रोतों में प्राचीन ग्रीस से लेकर आधुनिक विश्व कप तक के आंकड़े दर्ज हैं। ये महज संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि इंसान ने अपनी सीमाओं को नापने के लिए कितनी जटिल प्रणालियां विकसित की हैं। और सीमाओं को नापने की इसी कोशिश का सबसे बड़ा उदाहरण ओलंपिक है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुए थे। 776 ईसा पूर्व। हाँ, इसके बाद सदियों का सन्नाटा रहा और फिर अचानक 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में आधुनिक ओलंपिक का जन्म होता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है कि एक फ्रांसीसी इतिहासकार पिएरे डी कुबर्तिन ने इसे पुनर्जीवित करने का बेड़ा क्यों उठाया? मतलब ये उम्मीद की जा सकती थी कि ग्रीस स्वयं इस परंपरा को वापस लाएगा। देखिए, कुबर्तिन का मानना था कि फ्रांसीसी युवाओं में शारीरिक शिक्षा की भारी कमी थी और वो खेलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना चाहते थे। ओह, तो ये शांति का एक प्रयास भी था। हाँ, और 1896 के खेलों से पहले का प्रशासनिक ढांचा समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग स्थापना वर्ष और खेलों के आयोजन वर्ष में भ्रमित हो जाते हैं। स्रोतों में इसे याद रखने का एक बहुत ही तार्किक क्रम दिया गया है। वो मेमोरी ट्रिक। राइट, बिल्कुल। 1894 में कुबर्तिन ने पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया, जहां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की नींव रखी गई और स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय बना। तो एक वैश्विक आयोजन के लिए नियम बनाने और देशों को राजी करने में ठीक 2 साल का समय लगा। मतलब 1894 में समिति ने रूपरेखा तैयार की और उस प्रशासनिक तैयारी का परिणाम 1896 में खेलों के रूप में सामने आया। और ये बहुत स्पष्ट है कि बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के इतना बड़ा आयोजन संभव ही नहीं था। वैसे कुबर्तिन का प्रभाव केवल खेलों को शुरू करने तक सीमित नहीं रहा। हाँ, वो ध्वज वाला हिस्सा। बिल्कुल। 1913 में उन्होंने ओलंपिक ध्वज को डिजाइन किया, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में पहली बार फहराया गया। इस ध्वज में सफेद पृष्ठभूमि पर 5 आपस में जुड़े हुए रंगीन चक्र हैं। पीला, नीला, हरा, काला और लाल। हाँ, ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर क्या ये रंग यूं ही बेतरतीब ढंग से चुन लिए गए? नहीं, ये कोई संयोग नहीं है और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी ये मैचिंग वाले सवालों का एक बहुत मुख्य हिस्सा है। अच्छा। स्रोतों में दी गई मेमोरी ट्रिक इसके पीछे के भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भों को खोलती है। जैसे पीला रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे भौगोलिक रूप से उगते सूरज या धूप की भूमि के रूप में देखा जाता है। और नीला रंग यूरोप के लिए है, जो वहां की ठंडी जलवायु और महासागरों को दर्शाता है। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत घास के मैदानों और उसकी अनूठी प्रकृति से जुड़ा है ना? एकदम सही। और इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो अफ्रीका के लिए काले रंग का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी दुनिया उसे अंध महाद्वीप या अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी मानती थी, जबकि लाल रंग अमेरिका के लिए है, जो वहां के मूल निवासियों के इतिहास से प्रेरित है। बिल्कुल। इस तरह से देखने पर ये केवल रटने वाली सूची नहीं, बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत के विश्व दृष्टिकोण का एक नक्शा बन जाता है। सही बात है। अब अगर उन लोगों की बात की जाए जिन्होंने इस वैश्विक मंच पर सबसे पहले अपनी छाप छोड़ी, तो 1896 में अमेरिका के जेम्स कॉनोली आधुनिक इतिहास के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता बने। जेम्स कॉनोली। हाँ, लेकिन एक बात जो बहुत खटकती है वो ये है
कि इन शुरुआती खेलों में महिलाओं का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। 1896 के खेलों में महिलाओं की भागीदारी शून्य थी। उस दौर के विक्टोरियन आदर्शों और खुद कुबर्टिन के रूढ़िवादी विचारों के कारण महिलाओं को प्रतिस्पर्धा से दूर रखा गया था। कितनी अजीब बात है। हाँ, ये बदलाव 4 साल बाद आया जब 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिलाओं को प्रवेश मिला। इंग्लैंड की चार्लोट कूपर टेनिस में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक इतिहास की पहली महिला चैंपियन बनी। वाह, चार्लोट कूपर। और जैसे जैसे खेलों का दायरा बढ़ा, जलवायु की बाधाओं को भी पार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1924 में फ्रांस के चमोनिक्स में प्रथम शीतकालीन या विंटर ओलंपिक का आयोजन हुआ। तो वैश्विक स्तर पर नियम और संस्थाएं बन रही थीं, लेकिन इसी दौरान भारत जैसे देश, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे, वो इस वैश्विक ढांचे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। यह संक्रमण बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और भारत की आधिकारिक ओलंपिक यात्रा 1928 के एम्स्टर्डम खेलों से शुरू होती है। और 1928 का ये वर्ष मुझे लगता है भारत के खेल इतिहास में एक बड़े विस्फोट की तरह है। एकदम सही। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक कई मायनों में ऐतिहासिक थे। एक तरफ पूरी दुनिया के लिए ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा पहली बार यहीं शुरू हुई। उसी साल? हाँ, और दूसरी तरफ इसी वर्ष भारत ने पहली बार हॉकी में प्रवेश किया और अपना स्वर्णिम योग आरंभ किया। मतलब सीमित संसाधनों वाले भारतीय खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले मैदानों पर उतरना और हावी हो जाना एक असाधारण घटना थी। मशाल जलने और भारत के हॉकी स्टिक पकड़ने का ये एक साथ होना मतलब किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं लगता। बिल्कुल। इसके बाद व्यक्तिगत उपलब्धियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत को उसका पहला व्यक्तिगत पदक दिलाया। केडी जाधव। और महिलाओं की बात करें तो लीला रो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लेकिन जो सबसे बड़ा मील का पत्थर था वो साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में आया। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग? हाँ। ऐसे खेल में जहां गुरुत्वाकर्षण और लोहे के खिलाफ शरीर की एक एक हड्डी की परीक्षा होती है, वहां पदक जीतना एक अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक चुनौती रही होगी। ये पदक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रमाण बन गया। इस वैश्विक प्रगति को समझने के लिए स्रोतों में OCA कार्यक्रम का जिक्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय से क्षेत्रीय खेलों के विकास को दर्शाता है। OCA मतलब? O यानी ओलंपिक 1896, जिसके बाद C यानी राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में पहले CWG हुए। हालांकि भारत ने इसमें 1934 के लंदन खेलों में जाकर हिस्सा लिया। और फिर आता है A यानी एशियाई खेल। अच्छा, और एशियाई खेल तो विशुद्ध रूप से भारत की कूटनीतिक और खेल दृष्टि का परिणाम थे। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता के तुरंत बाद एशियाई देशों को एकजुट करने का विचार कोई छोटी बात नहीं थी। 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया। और सबसे दिलचस्प हिस्सा इसका शुभंकर या मैस्कॉट था जंतर मंतर। अरे हाँ, जंतर मंतर। जंतर मंतर असल में प्राचीन समय में खगोलीय गणना और सटीक मापन के लिए बनाई गई एक वेधशाला है। एक खेल आयोजन के लिए सटीक मापन का प्रतीक चुनना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि खेलों में मापतौल का कितना महत्व है। सही कहा। जंतर मंतर का ये संदर्भ हमें सीधे मैदान की ज्यामिति की ओर ले जाता है। मतलब मैदान की लंबाई चौड़ाई सिर्फ कुछ लकीरें नहीं हैं, ये खेल की कठिनाई का स्तर निर्धारित करती हैं। वो कैसे? भारत के स्वदेशी खेलों को ही लें। खो-खो के मैदान की आधिकारिक माप 29 मीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ी होती है। और कबड्डी का कोर्ट तो और भी छोटा, मात्र 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। वहां पर इतना छोटा? कबड्डी के कोर्ट का ये छोटा आकार ही शायद उसे इतना खतरनाक और रोमांचक बनाता है। बिल्कुल। मतलब इतनी कम जगह में छिपने या भागने का कोई विकल्प नहीं होता। ये एक तरह का क्लॉस्ट्रोफोबिक प्रेशर कुकर है, जहां खिलाड़ियों को अपनी तेज तर्रार चपलता और बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हाँ, और इसकी तुलना अगर दुनिया के सबसे बड़े मैदानी खेल पोलो से की जाए तो पोलो का मैदान 300 गज लंबा और 160 गज चौड़ा होता है। 300 गज? हाँ, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि ये कोई मैदान नहीं बल्कि एक पूरा पिन कोड है। इसके भीतर एक साथ कई फुटबॉल मैदान समा सकते हैं। घोड़ों की बेताशा गति को समाहित करने के लिए इतने विशाल क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। ये ज्यामिति तो उपकरणों के साथ भी बदलती होगी, है ना? बिल्कुल।
रैकेट स्पोर्ट्स का उदाहरण सामने है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई सिंगल्स या डबल्स दोनों के लिए 44 फीट होती है और चौड़ाई 17 फीट होती है। इसके विपरीत लॉन टेनिस का कोर्ट 78 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा होता है। यह अंतर इसलिए है क्योंकि हवा में तैरती हुई पंखों वाली शटलकॉक की गति एक दबाव वाली रबर की टेनिस गेंद की तुलना में बहुत अलग तरीके से काम करती है। टेनिस की गेंद लंबी दूरी तक उछाल लेती है, जिसके लिए बड़े कोर्ट की आवश्यकता होती है। और जब बात गेंद की आती है तो वजन का विज्ञान पूरी तरह से खेल की प्रकृति को बदल देता है। एकदम सही। टेबल टेनिस की गेंद का वजन सिर्फ 2.7 ग्राम होता है। ये सबसे हल्की गेंद है। 2.7 ग्राम का मतलब है एक सूखे तेजपत्ते या एक छोटे से सिक्के के बराबर वजन। हाँ, बहुत ही हल्की। हवा का एक मामूली सा झोंका भी इसके एरोडायनामिक्स को बिगाड़ सकता है, इसलिए ये खेल पूरी तरह से बंद कमरों में खेला जाता है। वहीं एक वॉलीबॉल का वजन लगभग 270 ग्राम होता है, क्योंकि उसे हाथों से एक शक्तिशाली प्रहार की जरूरत होती है। बिल्कुल। गोल्फ की गेंद का वजन 1.5 आउंस होता है, जबकि लॉन टेनिस की गेंद 56.7 से 58.5 ग्राम के बीच होती है। हाँ, और देखिए, ये आंकड़े मनगढ़ंत नहीं है। ये मानव शरीर की प्रतिक्रिया करने की क्षमता के आधार पर तय किए गए हैं। हमने शुरुआत में मैराथन की बात की थी, जिसकी सटीक दूरी 42.195 किलोमीटर होती है, मतलब 26 मील और 385 गज। इसी तरह घोड़दौड़, जिसे डर्बी कहा जाता है, उसके ट्रैक की लंबाई 1.5 मील यानी 2.4 किलोमीटर होती है। ये दूरियां जीव विज्ञान की सीमाओं का परीक्षण करती हैं, और ज्यामिति के इस परीक्षण का एक और बेहतरीन उदाहरण गोल पोस्ट के आकारों में दिखता है। हाँ, गोल पोस्ट का यह तुलनात्मक अध्ययन सच में खेल के तंत्र को समझने का नजरिया बदल देता है। फुटबॉल का गोल पोस्ट 8 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा होता है। ये काफी बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब नजर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के गोल पोस्ट पर जाती है तो उसकी ऊंचाई 7 फीट और चौड़ाई 4 गज यानी सिर्फ 12 फीट होती है। हॉकी का गोल पोस्ट फुटबॉल की तुलना में सीधा आधा है। आधा? वाह। हाँ, इसका एक बहुत ही भौतिक कारण है। हॉकी की गेंद एक कठोर प्रोजेक्टाइल की तरह गोली की रफ्तार से चलती है, जबकि फुटबॉल आकार में बड़ा और हवा के प्रतिरोध के कारण अपेक्षाकृत धीमा होता है। इतने छोटे गोल पोस्ट में उस तेज गेंद को धकेलने के लिए खिलाड़ियों को स्नाइपर जैसी सटीकता की आवश्यकता होती है। हॉकी की उस कठोर गेंद की बात निकली है तो यहाँ एक और बहुत ही शानदार तकनीकी समानता सामने आती है। क्या? हॉकी की गेंद और क्रिकेट की गेंद का वजन बिल्कुल समान होता है। दोनों का आधिकारिक वजन 5.5 से 5.25 आउंस के बीच होता है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये एक बेहतरीन कड़ी है जो हमें भारत के सबसे लोकप्रिय खेल मतलब क्रिकेट के ऐतिहासिक और तकनीकी ढांचे तक ले जाती है। जिस 22 गज की पिच पे सारा रोमांच टिका होता है, वो आकार क्यों तय किया गया? पुराने जमाने में ब्रिटिश कृषि मापन में गुंटर्स चेन का उपयोग होता था, जिसकी लंबाई ठीक 22 गज होती थी, और वहीं से यह पैमाना क्रिकेट में आया। अच्छा, तो ये कृषि से आया है। हाँ, और जब एक तेज गेंदबाज 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5.5 आउंस की सख्त लेदर की गेंद फेंकता है, तो इस 22 गज की दूरी के कारण बल्लेबाज के पास प्रतिक्रिया देने के लिए 1 सेकंड के आधे हिस्से से भी कम समय होता है। उफ, 1 सेकंड का आधा हिस्सा। यही वो सूक्ष्म समय है जो एक महान खिलाड़ी और एक साधारण खिलाड़ी के बीच का अंतर तय करता है। बिल्कुल। बल्ले की आधिकारिक लंबाई 38 इंच होती है, लेकिन जो सबसे क्रूर मापदंड है वो है क्रीज। पॉपिंग क्रीज और स्टंप्स के बीच की दूरी सिर्फ 4 फुट होती है, जबकि बॉलिंग क्रीज की कुल लंबाई 8.8 फुट होती है। वे 4 फुट ही ये तय करते हैं कि कोई खिलाड़ी शतक बनाकर इतिहास रचेगा या रनआउट होकर पवेलियन लौट जाएगा। सही बात है। और इन कड़े नियमों के बीच ही क्रिकेट का इतिहास आकार लेता रहा। 15 मार्च 1877 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया। 1877 में? हाँ, और जैसे जैसे दुनिया की गति तेज हुई, खेलों के प्रारूप भी छोटे होने लगे, और लगभग 1 सदी बाद 5 जनवरी 1971 को मेलबर्न में ही पहला एक दिवसीय यानी ओडीआई मैच हुआ। लेकिन इस खेल ने असल में विश्व कप के जरिए पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया। बिल्कुल। 1975 में इंग्लैंड में पहला विश्व कप आयोजित हुआ, जिसे प्रूडेंशियल कप कहा गया। वेस्ट इंडीज ने यह पहला खिताब जीता था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान एस वेंकटराघवन थे। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 1983 का वर्ष एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आया।
हाँ, वो ऐतिहासिक जीत। कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने उसी अजय मानी जाने वाली वेस्टइंडीज की टीम को फाइनल में 43 रनों से शिकस्त दी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक पूरे राष्ट्र के आत्मविश्वास का पुनर्जागरण था। समय के साथ नए नियम जुड़े, जैसे 1992 के विश्व कप से मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार शुरू किया गया। और जब महानता की बात होती है तो व्यक्तिगत कीर्तिमान भी इंसानी क्षमता की कहानी कहते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का जिक्र अनिवार्य है, जिनके आंकड़े आज भी एक पहेली लगते हैं। बिल्कुल। क्रिकेट के इन तमाम आंकड़ों और रिकॉर्ड्स को दर्ज करने का काम विजडन पत्रिका करती है, जिसे क्रिकेट की बाइबल का दर्जा प्राप्त है। 2004 में ब्रायन लारा ने टेस्ट पारी में 400 रनों का ऐतिहासिक स्कोर बनाया। 400 रन एक टेस्ट मैच में, इतने लंबे समय तक एकाग्रता बनाए रखना, उस 22 गज की पिच पर हर गेंद का उसी सटीकता से सामना करना, ये शारीरिक से ज्यादा मानसिक परीक्षा है। हाँ, और गेंदबाजी में इंग्लैंड के जिम लेकर ने एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने का प्रथम कीर्तिमान स्थापित किया। और इस इतिहास में भारतीय महिलाओं का योगदान भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मिताली राज टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक यानी 214 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कमाल का रिकॉर्ड है। इन सब उपलब्धियों के पीछे जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका इतिहास भी उतना ही पुराना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, जिसका मुख्यालय अब दुबई में है। हाँ। और भारत में क्रिकेट को नियंत्रित करने वाले बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। अरे, यहाँ एक बार फिर 1928 का साल लौट कर आता है। हाँ, देखिए तो। मतलब 1928 में ही ओलंपिक मशाल जली, 1928 में ही भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण जीता और 1928 के दिसंबर में ही बीसीसीआई की स्थापना हुई। ये साल भारत के खेल प्रशासन और उपलब्धियों का एक केंद्रीय बिंदु लगता है। बिल्कुल सही। खेल प्रशासन और सम्मान की इस पूरी व्यवस्था को अगर भारत के संदर्भ में समेटना हो तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके जन्मदिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी आत्मकथा गोल आज भी खिलाड़ियों के लिए एक मार्गदर्शिका है। भारत में राष्ट्रीय खेलों की नींव 1924 में पड़ी थी, जो देश भर की प्रतिभाओं को सामने लाने का एक मंच बना। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि खेलों का ढांचा अचानक या रातों रात तैयार नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। 776 ईसा पूर्व के प्राचीन ओलंपिक से लेकर आधुनिक क्रिकेट के 22 गज के उस कुरुक्षेत्र तक हर नियम, हर दूरी और हर वजन के पीछे एक गहरा विज्ञान और इंसानी क्षमता की पहचान है। हाँ। चाहे वो 2.7 ग्राम की टेबल टेनिस गेंद का एरोडायनामिक्स हो या मैराथन की 42 किलोमीटर की जैविक सीमा, ये सभी मापदंड इस बात की परीक्षा लेते हैं कि इंसान दबाव और थकान के बीच कितनी सटीकता से काम कर सकता है। और यही वो बिंदु है जो एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि इस पूरी चर्चा में हमने जिन सटीक मापदंडों और दूरियों को देखा, मैराथन की वह अंतिम सीमा या क्रिकेट की वह 22 गज की पिच, ये सभी पैमाने दशकों और सदियों पहले के इंसानों द्वारा तय किए गए थे। तत्कालीन शारीरिक क्षमताओं के आधार पर। बिल्कुल। लेकिन आज खेल विज्ञान, जेनेटिक्स, पोषण और बायोमैकेनिक्स अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहे हैं। भविष्य में जब इंसानी फिटनेस अपने चरम सीमा पर होगी, जब एथलीट आज के मुकाबले कहीं अधिक तेज, ताकतवर और अतिमानवीय हो जाएंगे, तो क्या आज के ये ऐतिहासिक मापदंड उनके लिए छोटे पड़ जाएंगे? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या भविष्य के उन सुपर एथलीट्स के लिए 22 गज की दूरी मजाक बन जाएगी? और क्या हमें इन सदियों पुराने मैदानों का आकार हमेशा के लिए बदलना पड़ेगा? यह एक ऐसा विचार है जो खेल के भविष्य को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है।